लेकिन योगी जी ढोंगी जी कान खोलकर सुन लो, रंगा बिल्ला सुन लो, जनता समझ रही है तुम लोगों का ये खेल। अरे दीपक चौरसिया बेशरम दोगले बीजेपी के दलाल एजेंट, सुन लो, फर्जी इल्जाम उन पर से हटाओ, डॉक्टर कफिल को रिहा करो। और वो इल्जाम एनएसए का तुमने डॉक्टर कफिल पर लगाया, वो अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और कुलदीप सेंगर, चिन्या नंद जैसे व्यक्ति पर लगाओ। अपराधियों को बेल, बेकसूरों को जेल, क्या ये चलेगा? ठोक दो वाले राज का क्या मतलब? तुमने लोकतंत्र राज को ठोकतंत्र राज बनाने की प्रयास कोशिश कर रहे हो। हम उसको एक्सेप्ट कबूल नहीं करेंगे, हम उसको उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भड़काऊ भाषण दिया, जबकि उसके साथ योगेंद्र यादव हैं, कहते हैं कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। अरे भड़काऊ भाषण था तो आपकी पुलिस जो एसटीएफ गिरफ्तार करती है तो उसको फिर जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद फिर उस पर एनएसए क्यों लगता है? और एनएसए लगता है 3 महीना के लिए। जब 12 मई को सुनवाई फिर होती है तो फिर तारीख टाल दी जाती है। फिर आज सुनवाई थी, आज कोरोना का बहाना देकर आज भी तारीख टाल दी। मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या क्या साबित होता है? कहीं ना कहीं डॉक्टर कफिल को प्रताड़ित कर डॉक्टर कफिल पर जुल्म सितम करके, डॉक्टर कफिल को जेल में रखकर कहीं ना कहीं डॉक्टर कफिल को मारने की कहीं प्लानिंग तो नहीं है। क्योंकि देशवासी को खतरा हो रहा है, शक हो रहा है, डर हो रहा है, क्योंकि उसके मामा को मार दिया गया, उसके भाई को गोली से मार दिया, तो मुमकिन है डॉक्टर कफिल को भी मार दिया जाए जेल के अंदर। अगर नहीं तो फिर डॉक्टर कफिल को जल्द अज जल्द रिहाई करिए, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। आप कहते हो डॉक्टर कफिल भड़काऊ भाषण देता है, बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आती है? भड़काऊ भाषण देने वाले तुम्हारे पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर मौजूद है। कपिल मिश्रा को दुनिया जानती है और हिंदुस्तान ने देखा कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया, अनुराग ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिया, रागिनी नागरी तिवारी नाम के करो ने भड़काऊ भाषण दिया, और जिससे दिल्ली दंगा कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हुआ और दिल्ली पूरा खून खून हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर एक एफआईआर तक नहीं होती है, उस पर कोई उसकी गिरफ्तारी तो दूर की बात। और डॉक्टर कफिल जो एक मसीहा है, फरिश्ता डॉक्टर है, जो समाज सेवा करता है, अपने पैसा से बच्चों की बच्चों का इलाज करता है, उसको आप जेल में ठूसने का काम करते हो और जेल से निकलने नहीं देते हो। निकलने की तारीख की बात आती है, उसे तारीख टलवा देते हो योगी ढोंगी जी। शर्म करिए। जितने भी अलतकारी, बलात्कारी, अपराधी लोग जो आपके हैं वो खुल्लम खुल्ला आजाद घूम रहे हैं और डॉक्टर कफिल को जेल में ठूसे हुए हैं। क्या डॉक्टर कफिल का जुर्म है? क्या मुसलमान होना जुर्म है इस देश के अंदर? डॉक्टर कफिल का यही जुर्म है ना कि उसके नाम के आगे खान लगा हुआ, वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, वरना इसके अलावा तो कोई जुर्म नहीं दिखता है देशवासी को। बताइए, एक निजी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि योगी कहीं ना कहीं दुश्मनी निकालकर योगी अपनी बदला की नीयत से डॉक्टर कफिल को जेल में ठूसे हुआ, जेल से निकलने का नाम नहीं ले रहा है और तारीख पे तारीख उसके साथ मसला पेश आ रहा है। लेकिन योगी जी ढोंगी जी कान खोलकर सुन लो कि तुम जो ये रणनीति चल रहे हो ना, सोची समझी साजिश के तहत जो लोकतंत्र पर तुम हमला कर रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, अपराधियों को बेल, बेकसूरों को जेल, रंगा बिल्ला सुन लो, जनता समझ रही है तुम लोगों का ये खेल। चाहे योगी हो, मोदी हो, अमित शाह जी हो ना, जो तुम सोची समझी खेल कर रहे हो ना, अपराधियों को बेल दिलवाते हो। वो देवेंद्र सिंह जो हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों के साथ पकड़ा जाता और उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन एक बेगुनाह निर्दोष डॉक्टर कफिल जो मसीहा है, फरिश्ता है, निर्दोष कहीं ना कहीं है, उस पर एक बेबुनियाद और फर्जी इल्जाम लगाकर उसे जेल में ठूसने का काम करते हो। साथ ही उस पर एनएसए लगा देते हो और कहते हो कि देश के लिए खतरा है। बताइए, डॉक्टर से देश को क्या खतरा हो सकता है? देश को तो खतरा कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों से है। और कहते हो डॉक्टर कफिल अपराधी है। अरे हम कहते हैं अपराधी तो योगी आदित्यनाथ है, जिस पर सत्ता में आने से पहले तकरीबन 1 दर्जन केस थे। क्या उसकी जांच हुई? क्या योगी आदित्यनाथ पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या चिन्मयानंद पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो बच्चियों का यौन शोषण करता है? अरे वो कुलदीप सेंगर जिसने एक खानदान को खत्म कर दिया और एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, अरे उस पर भी कोई भारी कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, क्या कुलदीप सेंगर का भी एनकाउंटर योगी सरकार, ढोंगी सरकार करवाएगी?
नहीं करवाएगी। केशव प्रसाद मौर्य पर भी कोई कार्रवाई, उस पर भी तो केस चल रहे हैं। मतलब जितने भी अपराधी हैं वो भाजपा के अंदर मौजूद है, तो भाजपा के अंदर जैसे ही कोई जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उस पर से सारे इल्जाम लग जाते हैं, इल्जाम हट जाते हैं। गोया के वो पाप उसके, यानी भाजपा पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, यानी भाजपा पार्टी में शामिल हुए सारे पाप धुल जाएंगे। अगर नहीं धुल जाते हैं तो बताइए, योगी आदित्यनाथ पर भी 1 दर्जन केस थे ना, उसकी भी जांच करवाइए, और योगी आदित्यनाथ ढोंगी पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि देश के अंदर संदेश जो चलता है भीमराव अंबेडकर के कानून से चलता है और चलता रहेगा। जो नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर से जो कानून बनता है ना, वो देश के अंदर नहीं चलेगा। संघी का विचार नहीं चलेगा देश के अंदर। अगर विचार किसी का चलेगा तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद का विचार चलेगा, और कानून चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून चलेगा। ये संघी का बनाया हुआ कानून देश के अंदर नहीं चलेगा। जो तुम सोचते हो कि कहते हो कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर ठोकतंत्र बनाना चाहते हो, कहते ठोक दो। क्या ठोक दे वाले देश में मतलब संविधान और न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है? बताइए, ठोक दो का नतीजा यह है कि आपने एक विकास को मारा और विकास करने वालों को बचाने का आपने काम किया। मतलब ठोक दो। क्या ठोक दो वाले राज्य में न्यायालय प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है? ठोक दो वाला राज नहीं चलेगा, लोकतंत्र वाला राज चलेगा, संविधान से देश चलेगा। योगी जी और ढोंगी जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए। और कहां गई दलाला भड़वा मीडिया, कहां गई दोगली तवाइफ मीडिया, कहां गया सुधीर चौधरी, कहां गया अर्नब गोस्वामी, कहां गया दीपक चौरसिया, जो मौलाना साद की गिरफ्तारी की बात कर रहा था। मौलाना साद के बारे में दीपक चौरसिया कह रहा था कि मरकज का मुजरिम, देश का बड़ा विलन, देश का गद्दार कहां है? उसकी गिरफ्तारी पर सवाल कर रहा था। कह रहा था कि जमात बहाना है, कोरोना फैलाना असल निशाना है। अरे दीपक चौरसिया, बेशरम, दोगले, बीजेपी के दलाल एजेंट, अब बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के नेता जो 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उस पर भी सवाल तुम उठाओगे? बताइए, जो 75 जो भाजपा के नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बताओ किस जमात से जुड़े हुए थे? क्या वो भी कहीं ना कहीं वो जो 75 नेता कोरोना पॉजिटिव भाजपा के पाए गए, क्या वो देश से गद्दारी कर रहे थे? देश में कोरोना फैलाने की षड्यंत्र रच रहे थे? क्या देश के अंदर देश के लोगों को कोरोना फैलाकर मारने की कोशिश कर रहे थे? अब उठाओ इस तरह का सवाल। मौलाना साद पर उठा रहे थे कि मौलाना साद मुजरिम है, मौलाना साद देश का गद्दार है, देश के अंदर ये कर रहा था। बताओ ना कि अब ये जो 75 भाजपा के नेता कोरोना पॉजिटिव मिले, तो इस देश का गद्दार वो है, देश का खलनायक है वो, और उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी शाह होगा। जो मौलाना साद पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, बोलो मौलाना मोदी और शाह पर कार्रवाई होगी, क्योंकि मोदी शाह ही उसका मैन है। बताओ यार, कोरोना वायरस जो एक बीमारी है, जो धर्म और जात देखकर नहीं बल्कि किसी के भी हो सकती है, लेकिन ये दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी यानी इस तरह से जमाती लोगों को घेर रहे थे। मौलाना साद को देश का गद्दार और मुजरिम, विलेन क्या क्या पेश कर रहे थे, और कह रहा था कि देश से गद्दारी करा, कोरोना फैला था, लोग को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज ये किस बिल में घुसा हुआ है? अर्नब गोस्वामी और दीपक चौरसिया और अंजना ओम। उन्हें सवाल उठा रहे कि 75 लोग कैसे मिले, क्यों मिले, किस जमात से जुड़े हुए थे, क्या षड्यंत्र रच रहे थे? क्या देश के अंदर देश के लोगों को कोरोना फैलाकर मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, चाल तो नहीं चल रहे थे? सवाल उठाओ। लगेगी आग बस्ती में तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर मेरा मकान सिर्फ थोड़ी है। कल तुम मुसलमान को बदनाम कर रहे थे, मुसलमान को कह रहे थे, मौलाना साद की बात कर रहे थे, जमाती को बदनाम कर रहे थे, जमाती के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे। आज भाजपा के खिलाफ फैलाओ। भाजपा के जो 75 नेता मिले हैं, कहो ना मोदी शाह पे कार्रवाई करने, मोदी शाह ने उसका मैन है। कहां गया गोबर भक्त, अंधभक्त, पाखंडी लोग, जो मोदी के अंधभक्ति में इस तरह मगन रहता है और भक्ति का नशा उस पर इस तरह सवार है कि वो बीमारी को भी जात और धर्म का रूप देकर एक धर्म को बदनाम करने लग जाते हैं। लेकिन उससे ये नहीं पता है कि आज हम जिसको कर रहे हैं वो चीज हमारे घर भी कभी आ सकती है। और आई मिसाल देखिए,
ईश्वर भगवान अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, और आज ये साबित हो गया। बताइए अनुपम खेर जो मुसलमान यानी जमातियों को यानी हरामीपन क्या क्या कह रहा था, कार्रवाई की बात कर रहा था, जनता दल ये जनता दल का नेता यानी नीतीश की पार्टी के जो अजय आलोक है वो जमाती लोगों को शूट एंड साइट यानी मार देने का ऑर्डर देने की सरकार से मांग कर रहा था। बताओ कि अजय आलोक कहां गया, कमीने कहीं के, बेशरम कहीं के। अब जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा बेटी जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, कोरोना वायरस के अंदर उसको भी शूट एंड साइट करने का यानी मरने का सरकार से ऑर्डर प्राप्त करो, कहो कि मारने का हुक्म दो। कल जमाती पर सवाल उठाओगे, मौलाना साद पर सवाल उठाओगे, मौलाना साद को बदनाम करोगे, जमाती से जुड़े धर्म को बदनाम करोगे, षड्यंत्र रचोगे। बताए मतलब देखिए कितना जल्दी इन लोगों को मानी अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने इन लोगों को दिखा दिया कि तुम जिस धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, साजिश रच रहे थे, नफरत फैला रहे थे, आज वो बीमारी तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे घर तक पहुंच गई और तुम लोग उस बीमारी से जूझ रहे हो। इसलिए हम कहे थे कि बीमारी जात और धर्म को देखकर नहीं आती है, बीमारी एक बीमारी होती है जो किसी को भी पकड़ सकती है। इसमें इसको जात और धर्म से आप ना जोड़िए, हम कुछ भी हो, लेकिन ये दलाल, दोगली, बेशरम तवाइफ मीडिया जो रात दिन मोदी की चाटुकारिता करती है, मोदी की दलाली करती है। मैं तो हमेशा कहता हूं और मैं सोचता हूं कि ये जो अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, अंजना ओम, रूबिका लियाकत, मैं जाति व्यक्तिगत मैं इसको पत्रकार नहीं मानता हूं, मैं इसको मीडिया कर्मी का स्तंभ नहीं मानता हूं, मैं इसे मोदी का प्रवक्ता मानता हूं, भाजपा पार्टी का प्रवक्ता मानता हूं, जो भाजपा पार्टी का पक्ष रखती है न्यूज चैनल डिबेट में आकर। इसलिए मैंने व्यक्तिगत दीपक चौरसिया और अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत जैसी दलाल भड़वा पत्रकार को मैंने देखना छोड़ दिया है। मैं देश हित में मैं उस पत्रकार की पत्रकारिता को देखता हूं और सुनता हूं जो देश हित में बात करता है, लोकतंत्र के मजबूती के लिए बात करता है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। पत्रकारिता जगत के दलाल और भड़वे पत्रकार को मैंने देखना बंद कर दिया। और मैं सारे देशवासी से अपील करता हूं कि नफरत फैलाने वाले, देश को कमजोर करने वाले, खोखला करने वाले, देश को तोड़ने की बात करने वाले दलाल और भड़वे पत्रकार को देखना बंद कीजिए जो नफरत फैलाते हैं। बताइए अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है और वो नाश्ता करता है तो कहता नाश्ता, अमिताभ ने नाश्ता किया, अमिताभ ने ये किया, अमिताभ को अच्छी नींद आ रही। अरे क्या यही बाकी रह गया था पत्रकारों के लिए? क्या यही न्यूज बाकी रह गई थी और कुछ नहीं बाकी था? अरे अमिताभ बच्चन बीमार हुआ है, वो तो इतना बड़ा मालदार, इतना बड़ा पैसा वाला है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला है, वो ठीक हो जाएगा। अरे उसकी भी तो बात करो जो 8.5 लाख गरीब मजदूर बेसहारे लोग जो कोरोना से जूझ रहे हैं, वो लोग की भी तो कहीं बात कर लो। सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए बताइए अमिताभ बच्चन की विकास दुबे की बात कर रहा था, लोगों को लद्दाख वाला मसला से चीनी जो मसला से चल रहा था उससे भटका दिया गया, उससे लोगों का जहन को घुमा दिया गया। इसी तरह विकास दुबे की बात आई, पेट्रोल महंगा और डीजल महंगा होता, उससे लोगों को मुद्दा से भटका दिया गया। बताइए अभी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उससे लोगों को भटकाने के लिए, उस मुद्दे से भटकाने के लिए, जहन घुमाने के लिए अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया पर मीडिया कर्मी दिखा रही है, बता रही है कि नींद आई नहीं आई, बाथरूम गया, पेशाब करने गया। क्या यार, क्या तुम पत्रकारिता कर रहे हो? पत्रकारिता की लाज को तुमने बेच कर रख दिया। बताइए आज डॉक्टर कफील की रिहाई होने वाली थी, लेकिन इस पर कोई न्यूज नहीं, डॉक्टर कफील पर कोई अपडेट नहीं। मैं तो देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि मीडिया कर्मी कोई डॉक्टर कफील पर कोई न्यूज देंगे, अपडेट देंगे, मैं इंतजार में था, लेकिन एक भी कोई मीडिया कर्मी ने, मीडिया के लोगों ने डॉक्टर कफील पर कोई न्यूज नहीं दिया। मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलाली और चाटुकारिता करेंगे और देश हित में बात नहीं करेंगे,
बल्कि मोदी हित में बात करेंगे। इसलिए मैं देश हित में पत्रकारिता करने वालों की पत्रकारिता को देखता हूं और सुनता हूं। मोदी हित में जो सिर्फ मोदी हित में बात करेगा, मोदी हित में बात करता, मोदी की दाढ़ी करता, मैं ऐसे पत्रकार को नहीं देखता हूं। मैं ऐसे पत्रकार का बायकाट करता हूं और बायकाट करे रहूंगा। और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि दलाल, भरुआ, मीडिया कर्मी जो मोदी की चाटुकारिता में मगन है, देश हित में बात न करके सिर्फ व सिर्फ केवल मोदी हित की बात करता, उसका बायकाट कीजिए। और चंद निष्पक्ष पत्रकार, चाहे रवीश कुमार, पुण्य पर्सन वाजपेयी, अभिषार शर्मा और अभी जो संदीप चौधरी हैं, उसको देखिए और इन लोगों का हौसला बढ़ाइए और इन लोगों की हौसला अफजाई करके उनको बढ़ावा दीजिए और दलाल पत्रकार का बायकाट कीजिए। जिस तरह से नेपाल ने दलाल पत्रकार के पत्रकारिता को बैन, रिपोर्टिंग को बैन लगा दिया नेपाल के अंदर, के हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं चलेगी क्योंकि वो लोग नफरत फैलाते। तो जब गैर मुल्क को इन लोगों के गलत प्रोपेगेंडा और नफरत की बात समझ में आ सकती है कि ये लोग भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि हम लोग इन लोगों का बायकाट करें? क्योंकि देश को कमजोर और खोखला करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का तो मीडिया कर्मी का है, जो आपसी भाईचारा के लिए खतरा है, आपसी भाईचारा में दरार पैदा करवाते, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करके हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं, मोदी हित में बात करके देश को कमजोर करते, देश की बात नहीं करते। इसलिए इसको बायकॉट कीजिए और देश हित में जो पत्रकार बात करते उस पत्रकार को देखिए। और एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो डॉक्टर कफिल वाली थी और मीडिया कर्मी इस पर चुप्पी साधे हुई थी, कोई अपडेट नहीं दे रही थी, कोई मीडिया कर्मी इस पर न्यूज नहीं चलाई और वो सोच रही कि इस पर डॉक्टर कफिल के लिए लोग जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो उसका हौसला टूट जाएगा। तो मैं दलाल और भड़वे पत्रकार को बता देना चाहता हूं, साथ ही योगी और ढोंगी को भी बोल देना चाहता हूं कि आप कितना भी किसी पर जुल्म कर लीजिए, डॉक्टर कफिल हो चाहे किसी पर, हम लोकतांत्रिक इस्तेमाल करते हुए, संविधान का इस्तेमाल करते हुए, फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए हम डॉक्टर कफिल और उसके जैसे जो भी निर्दोष व्यक्ति हैं, जो बेगुनाह व्यक्ति हैं, जो तुम्हारी तानाशाही की वजह से जेल की सलाखों के पीछे हैं, हम उसके लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और जब तक हम आवाज उठाएंगे, जब तक कि डॉक्टर कफिल और डॉक्टर कफिल के जैसे बेगुनाह निर्दोष लोग जेल की सलाखों से न छूट जाए, जेल की सलाखों से आजाद ना हो जाए और आजाद होकर अपने परिवार तक ना आ जाए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी पीस पार्टी है, जिन्होंने 21 जुलाई को डॉक्टर कफिल की रिहाई के साथ साथ आजम खान वगैरह की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप पीस पार्टी के बैनर तले उतरिए और डॉक्टर कफिल, आजम खान और उसके जो एक मुनव्वर अली हैं जो मऊ से ताल्लुक रखते हैं, उसकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करिए, चाहे पीस पार्टी हो। इसी तरह जो असदुद्दीन अवैसी ने जो डॉक्टर कफिल की रिहाई का समर्थन किया है, डॉक्टर असदुद्दीन अवैसी का भी समर्थन कीजिए और असदुद्दीन अवैसी का भी साथ दीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं निर्दोष बेगुनाहों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी दल, जो भी संगठन निर्दोष व्यक्ति के लिए आवाज उठाएगा, हम उसके साथ हैं और सारे लोगों को उसके साथ रहने की अपील करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है, लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, हम जनता तुम पर भारी हैं। क्या समझ रहे हो कि लोकतंत्र को कमजोर कर देंगे, लोकतंत्र को खोखला कर देंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, हमारा बनाया हुआ कानून चलेगा? अरे मोदी जी, योगी जी, कान खोलकर सुन लो, देश के अंदर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कानून चलेगा। देश के अंदर संघी का बनाया हुआ कानून, संघी का बनाया हुआ कानून जो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में बनता, वो नहीं चलेगा। इसलिए देश में शासन कीजिए, करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, कानून पर अमल करके और भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, महात्मा गांधी के विचार को फॉलो करके कीजिए। अगर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, तानाशाही करेंगे, हिटलर शाही करेंगे, दमनकारी करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम तुम्हारे गलत नीतियों और तुम्हारे हिटलर शाही, तानाशाही का मुकाबला करने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे, जिस तरह करते हैं और करते रहेंगे।
क्योंकि देश के अंदर शासन करना है तो करिए, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर कीजिए। और डॉक्टर कफील जो निर्दोष व्यक्ति है उसको आप जेल से रिहा कराइए योगी जी। और क्योंकि योगी तुम आपने डॉक्टर कफील पर बेबुनियाद फर्जी इल्जाम लगाकर जेल की सलाखों के पीछे ढकेला, क्योंकि आप कहते हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जबकि योगेंद्र यादव कहता है कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। जबकि योगेंद्र यादव डॉक्टर कफील के साथ थे 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ के अंदर, तो वो कहता भड़काऊ भाषण नहीं और आप कहते भड़काऊ भाषण। गोया कि आप दुश्मनी निकालने किसी तरह की बदला की नियत से अब डॉक्टर कफील पर शिकंजा कसे हुए हैं और शिकंजा कसकर जेल के अंदर ठूसे हुए हैं। इसलिए जेल में तुम जो दमनकारी कर रहे हो ना, जेल के अंदर कर रहे हो ना, और फर्जी इल्जाम लगाए तो सुन लो, फर्जी इल्जाम उन पर से हटाओ, डॉक्टर कफील को रिहा करो। और वो इल्जाम एनएसए का तुमने डॉक्टर कफील पर लगाया, वो अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और कुलदीप सेंगर, चिन्निया नंद जैसे व्यक्ति पर लगाओ और इस पर कार्रवाई करो। क्या मतलब? अपराधियों को बेल, बेकसूरों को जेल, क्या ये चलेगा? ठोक दो वाले राज का क्या मतलब? तुमने लोकतंत्र राज को ठोकतंत्र राज बनाने की प्रयास कोशिश कर रहे हो। सुन लो, ठोकतंत्र वाला राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लोकतंत्र वाला राज चलेगा जो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और तुम ठोकतंत्र वाला राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशवासी किसी भी शासन और प्रशासन, किसी भी सरकार को हम बर्दाश्त उस वक्त तक करते हैं जब तक वो लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए, संविधान का इस्तेमाल करते हुए, संविधान के दायरे में रहकर राज करता है। जो इस संविधान का उल्लंघन करेगा, लोकतंत्र का उल्लंघन करेगा और जमहूरियत को तार तार करेगा, हम उसको एक्सेप्ट कबूल नहीं करेंगे। हम उसको उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह देशवासी हम किसी को कुर्सी, शासन, सत्ता दिलाने की क्षमता रखते हैं, हम सत्ता से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। और अगर तुम लोकतंत्र पर अमल नहीं करोगे, तुम भी संविधान पर अमल नहीं करोगे, तो हम भी तुमको उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं और तुमको उखाड़ फेंकेंगे। और तुम जो सोच रहे हो दमनकारी करके कोई डर जाएगा, हमारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, तो मोदी जी, योगी जी, सुन लो कि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी है। कल भी तुम्हारी गलत नीतियों का, गलत रवैयों का हम जनता विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग अमन चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। अगर तुम जुल्म करोगे, अगर तुम तानाशाही रवैया अख्तियार करोगे, हिटलर शाही करोगे, तो हम तुम्हारा डटकर मुकाबला करेंगे, और तुम्हारी सरकार और सत्ता में उखाड़ फेंकने के लिए हमें जिस कदर कुर्बानियां देनी पड़ेगी देंगे, क्योंकि हमने जो आपको चुना है, चाहे मोदी को चाहे अमित शाह, योगी को, वो लोकतंत्र का इस्तेमाल, संविधान का इस्तेमाल करते हुए संविधान पर अमल करने के लिए चुना है, ना कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए, लोकतंत्र का उल्लंघन करने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, जमहूरियत को तार तार करने के लिए। इसलिए जमहूरियत को तार तार करने की कोशिश मत कीजिए, संविधान का उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसी को बर्दाश्त करते हैं, उसी को एक्सेप्ट करते हैं जो संविधान के दायरे में रहकर संविधान पर अमल करता है और कानून की बात करता है, न कि गुंडा राज, जंगल राज और रावण राज की बात करता है। बताइए, योगी जी ने राम राज की बात कही थी और उत्तर प्रदेश के अंदर रावण राज कायम हो गया, कंस राज कायम हो गया, और उत्तर प्रदेश गुंडों का राज बन चुका है, जंगल राज बन चुका है, जहां आए दिन घटनाएं सामने आ रही है, कांडपुर बन चुका है। इसलिए आपसे, हम सरकार से अपील करते हैं और कि आप संविधान के दायरे में रहकर संविधान पर अमल कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, आपसी भाईचारा को मजबूत कीजिए, और जो डॉक्टर कफील निर्दोष बेगुनाह जेल में, उस पर से सारे केस हटाकर उसे आजाद करिए, जेल से रिहा करिए। साथ ही जो दलाल और भरवे मीडिया है, जो देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, जात और समुदाय को बांटने की कोशिश करते हैं डिबेट करके, हम देशवासी से अपील करेंगे उन भड़वे और दलाल मीडिया को देखना बंद